आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रेडिएक्टिविटी। पहले क्या होती है नेचुरल रेडिएक्टिविटी, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसका कुछ बैकग्राउंड भी है। ये मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुई थी। जो नेचुरल रेडिएक्टिविटी है ये मतलब अचानक से 1896 में रेडिएक्टिविटी डिस्कवर हुई थी। 1896 में हमारे दादा परदादे की उम्र से भी पहले की। लेकिन इससे पहले 1895 में एक्सरे डिस्कवर हुई थी। एक्सरे डिस्कवर हुई थी 1895 में। 1896 में रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर हुई, यानी कि रेडिएशन डिस्कवर हुई। ठीक हो गया। अब एक्सरे का ये तरीका था कि एक्सरे जो है वो कोई पेपर हो तो उसको वो पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब पास कर सकता है। तो उन्होंने जो एक साइंटिस्ट था हेनरी बेकरल, नाम है हेनरी बेकरल, स्पेलिंग गलत हो सकती है, बुक में देखिएगा। हेनरी बेकरल साइंटिस्ट था। इसने यूरेनियम साल्ट लिया। इससे पहले और भी साल्ट लिए थे, लेकिन उसने यूरेनियम साल्ट जब रखा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट एक कागज की तरह होता है, उसके ऊपर साल्ट रखा। तो रखने के बाद उसने उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर काला धब्बा रख छोड़ा, मतलब डार्क उसने उसके ऊपर निशान बनाए। तो इसने ये अखज़ किया यहाँ से, हेनरी बेकरल ने, ये डिस्कवरी की बात कर रहे हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की, ठीक है। तो उसने इससे ये चीज अखज़ की कि इससे कोई इनविजिबल रेडिएशंस इमिट हो रही है, जिस एक्सरे जैसी कोई चीज इनसे इमिट हो रही है। जिस तरह एक्सरे है वो भी एक रेडिएशन है, लेकिन एक्सरे की तरह इनसे भी कुछ इमिट हो रहा है जो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह से इसने कहा इसके ऊपर क्या है, धब्बे पड़ गए। रेडिएशन आमतौर पर इंसान के लिए हार्मफुल है। तो हेनरी बेकरल जो था ना, इसने सबसे पहले डिस्कवरी की। उसके बाद दो और साइंटिस्ट आ गए 1998 में, 1999 में, 1899 की बात होगी। दो और साइंटिस्ट, इसमें सबसे मशहूर साइंटिस्ट है जो एक लेडी साइंटिस्ट है, मारी क्यूरिया। मारी क्यूरिया ये एक लड़की थी, फिजिक्स में ये लड़की साइंटिस्ट बनी है, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी मतलब मोटिवेशनल अपनी एक कहानी है। बहुत बैकग्राउंड इसका गरीब परिवार से था, लेकिन इसने मेहनत करके साइंटिस्ट बन गई थी। ये और इसका हस्बैंड पायरी, जिसने पायरी क्लेपर भी बोलते हैं, लेकिन उस तरह का ही नाम इसका पायरी। ये दोनों मियां बीवी थे। इन्होंने भी रेडियोएक्टिविटी के ऊपर काम किया, और सबसे पहले नेचुरल रेडियोएक्टिविटी नाम मारी क्यूरी ने दिया साइंटिस्ट। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक हो गया। इन तीनों को एक साथ ही मिला है। लेकिन डिस्कवर इसने किया, लेकिन इसने जो एमिशन हो रही है, ठीक है, द एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसने क्या कहा, एमिशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, spontaneous radiation from a unstable nuclei is called natural radioactivity। रेडियोएक्टिविटी का नाम दिया। डिफाइन इसने क्या, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कहीं भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो, उससे जो रेडिएशन निकले उनको इसने नेचुरल रेडियोएक्टिविटी नाम दिया। किसने, मारी क्यूरिया ने। मारी क्यूरिया और इसके हस्बैंड ने दो किस्म के नए एलिमेंट डिस्कवर किए थे। एक कौन से एलिमेंट डिस्कवर किए, रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर किए थे, 2 न्यू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कवर किए थे। जो मारी क्यूरी और पैरी ने जो डिस्कवर किए थे, उनके नाम क्या हैं, रेडियम एंड पोलोनियम। इससे बम भी बनाया जाता है, पोलोनियम से जो बम बनता है वो यूरेनियम से भी खतरनाक बम होता है। दो एलिमेंट जो इन्होंने डिस्कवर किए थे मियां बीवी ने वो क्या थे, रेडियम एंड
पोलोनियम। समझ आई कहानी? इनका ज्यादातर जिंदगी में ताल्लुक था रेडिएशन से खेलते थे। मतलब ये खुद मतलब ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका ताल्लुक इनसे था। जो हेनरी बेकरल था, इसने भी रेडिएशन के साथ बहुत काम किया इसके ऊपर। फिर इसने जो मारी क्यूरी है और पायरी, इन दोनों ने भी किया, लेकिन इन तीनों की जो मरने की वजह थी ना, ये रेडिएशन थी। इसको रेडिएशन की वजह से इसको पता नहीं था शुरू में रेडिएशन थी, तो क्या उनको पता नहीं था क्या इससे इंसान को नुकसान भी पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, इनको उतना इल्म नहीं था। लेकिन ये इसके साथ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे। लास्ट में जो हेनरी बेकरल था, इसको बीमारी लग गई स्किन डैमेज हो गई इसकी, ठीक है, रेडिएशन की वजह से। हेनरी बेकरल इस वजह से फोत हो गया, मर गया। इसके बाद मारी क्यूरी ये भी साइंटिस्ट थी, लेकिन इसका खून बनने वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया था। प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं बीमारी, जिसमें खून नहीं बनता इंसान का, वो बीमारी इसको लग गई थी। ये भी रेडिएशन की वजह से। तो रेडिएशन की वजह से बीमारी लगती थी, लेकिन इनको तो पता था, लेकिन ये हुआ। लेकिन यही चीज नई दुनिया में आए तो लोगों ने कहा ये जो साल्ट है, यूरेनियम का साल्ट मतलब जिससे एटम बम आज बनाया जाता है, यूरेनियम। तो ये यूरेनियम है, ये इससे इलाज होता है। लोगों ने कहा इससे ताकत आ जाती है। धड़ाधड़ लोग उनको बेचने शुरू हो गए उस जमाने में, वो लोग लेते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये नुकसानदेह, तो कितने लोगों ने ये खरीदे भी हैं और इससे नुकसान भी हुआ। तो आते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो जो खुद ब खुद नेचुरल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे एटम्स, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होने की वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जब हद से बढ़ जाती है तो उसकी वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता है। क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है। मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है पता है? ऐसे मैंने नाम सुना था बाइंडिंग एनर्जी ये है कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है। जब ये बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, जो एलिमेंट न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? कम। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी जब वीक होगी तो उस वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। मतलब वो स्टेबल हालत में नहीं रह सकता, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन होती है। इस चीज को क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का टूट जाना, न्यूक्लियस का टूट के इससे और तरह के एलिमेंट बन जाने, ये डिसइंटीग्रेशन है। लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जाके। अब देखिएगा, तो रेडिएशन या नेचुरल रेडिएक्टिविटी किसे कहेंगे? जब भी स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रेडिएशंस की किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल रेडिएक्टिविटी कहेंगे। अनस्टेबल न्यूक्लियाई किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बैलेंस नहीं होती है, न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, या कह दो कि बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। जब बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो उससे वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। जब अनस्टेबल होगा तो उस वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है? उससे रेडिएशन इमिट होती है। ठीक हो गया? रेडिएशन इमिट होती है। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन से होंगे? रेडियोएक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जिनमें हमारे पास एमिशन हो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से। रेडियोएक्टिव एलिमेंट, आमतौर पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जाके है 80 से अबव हो, तो वो आपके पास क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। बात समझ आई यहाँ तक? अब हम बात करते हैं, ये जो रेडिएशंस है ये आमतौर पर कितने तरह के हैं? नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कितने तरह की होती है? ये रेडिएशंस होती है आमतौर पर रेडिएशंस emit in 3 ways। कोई भी अगर
स्टेबल कोई भी अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो अगर क्या होना चाहिए, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो वो अगर डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, डिसइंटीग्रेट मतलब वो अनस्टेबल से स्टेबल में जाना चाहे, कन्वर्ट होना चाहे, तो उस वक्त तीन तरह के रेडिएशन सिमिट होती है, तीन तरह के डिके होते हैं, डिके का प्रोसेस होता है। मान ले इस चीज को मैं आसानी से आपको समझाऊंगा। मान ले ये आपके पास कोई एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन भी पड़े हुए हैं और क्या पड़े हुए हैं, प्रोटॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैं अभी उस तरह का बनाऊंगा तो आपको जरा अंदाजा हो जाएगा, पहले मोटा मोटा समझाऊंगा। इसके अंदर प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी है। जिधर मैं P लिख रहा हूं वो क्या है, प्रोटॉन है, जिधर N लिख रहा हूं वो न्यूट्रॉन है। ये P और N, P N P N P N P N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या ये नजर आ रहा है मोबाइल में भी? गुड हो गया, सही हो गया। ये कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है, क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई। इसको कहेंगे क्योंकि अभी ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इसको क्या कह सकते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, या इसको अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहेंगे, या इसको अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहेंगे। नहीं समझ आ गई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब इसने टूटना है, इसने टूट के स्टेबल न्यूक्लियाई बनाने हैं, मतलब इसकी डिसइंटीग्रेशन होनी है। क्या होनी है, डिसइंटीग्रेशन होनी है। इन चीजों को अपने आप को आदी बनाओ क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब ये टूटेगा, टूट के कुछ तो कुछ इससे बनेगा, रेज एमिट होंगी, रेडिएशन एमिट होंगी। इससे क्या एमिट होंगी, रेडिएशन एमिट होंगी। इससे कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है। उन रेडिएशन को अल्फा, बीटा, गामा कहा जाता है। ये रेज एमिट होने के बाद क्या ये पेरेंट रहेगा? नहीं, ये खत्म हो जाएगा। इसकी जगह इससे डाटर न्यूक्लियाई आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? डाटर न्यूक्लियाई आ जाएंगे। मतलब इससे ये खत्म हो गया तो अब और तरह का आपके पास डाटर न्यूक्लियाई बनेगा, जो कि दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें PN 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 PN, मतलब ये कोई डाटर न्यूक्लियाई बन गया। समझ आई नहीं कि कहानी? तो ये रेडिएशन असल में तीन तरह से बनेंगे, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अब हम समझते हैं, सबसे पहले जो रेडिएशन इमिट होंगी वो होंगी हमारे पास कौन सी रेडिएशन इमिट होती है? अल्फा। तो हम इसकी अल्फा डिके, इसको कहेंगे अल्फा डिके, बीटा डिके, इसको गामा डिके। मतलब ये तीन तरह के डिके होंगे, तीन तरह के डिके प्रोसेस होंगे। ये रेडिएशन कहां से आती है? किसी भी पेरेंट न्यूक्लियाई के जब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है डाटर न्यूक्लियाई में, तो इसको क्या कहेंगे? डाटर न्यूक्लियाई, डाटर न्यूक्लियाई, इसको हम डाटर न्यूक्लियाई का नाम देंगे। प्लस साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, याद रखिए, एनर्जी भी रिलीज होती है जब वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेरेंट न्यूक्लियाई से डाटर न्यूक्लियाई में। ठीक हो गया। अब ये रेडिएशन अगर इन तीन तरह की जो रेडिएशन से आती हैं, इनको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएं या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराएं, तो इनका अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है, अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। आमतौर पर अल्फा बीटा जो डिके है या अल्फा बीटा जो रेडिएशन से, अल्फा बीटा जो रेज है, ये आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से जब रेडिएशंस को हमने पास करवाया तो वहां से अल्फा रेज अलग होंगी और बीटा अलग हो जाएंगी। समझ आएगी नहीं? अल्फा अलग और बीटा अलग और गामा अलग। इसका कुछ बुक में आपके पास बना हुआ है, मैं सिंपली उस चीज को बनाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस तरह का फिगर बनी हुई है बुक में, आप देखते हैं। हम क्या कर लेते होते हैं, हम किसी लेड बॉक्स के अंदर, लेड बॉक्स क्या होता है पता है? अब ये बात जान लें, लेड बॉक्स क्यों यूज करते हैं, ये मेरा अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये लेड बॉक्स है, ये क्या है? लेड बॉक्स, तांबा। लेड बॉक्स के अंदर आमतौर पर जो भी रेडिएक्टिव सोर्स है, रेडिएक्टिव सोर्स कौन सा हो, किसे कहेंगे? वो सोर्स जिससे रेडिएशन निकलती है, वो कोई भी रेडिएक्टिव एलिमेंट हो सकता है। रेडिएक्टिव सोर्स कौन हो सकता है?
कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है। अब अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे तो उसको रेडियो एक्टिव सोर्स का नाम देंगे। क्या बोलेंगे? मान लिया हमने कोई रेडियो एक्टिव सोर्स रखा, इसको क्या बोल देंगे? रेडियो एक्टिव सोर्स। इसको रेडियो एक्टिव सोर्स का नाम देंगे। अब जब रेडियो एक्टिव सोर्स को किसी लेड बॉक्स के अंदर रखेंगे, क्योंकि लेड बॉक्स के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि लेड एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो अब हमने आगे इसके आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रख ली है, और इधर फोटोग्राफिक प्लेट यानी कि स्क्रीन जिसको कहते हैं वो हम रख लेंगे, समझ आए? यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड रखनी है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड है, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। जब मैं यहां से रेडिएशन, इससे रेडिएशन इमिट होगी तो ये रेडिएशन तीन हिस्सों में, तीन रास्तों में चली जाएगी। एक सीधे रास्ते में, एक इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक इस तरफ। जो ये है मान लिया अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अल्फा और बीटा जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां पे भी ये डिफ्लेक्शन शो करती है। जबकि गामा जो है वो सीधी सीधी मूव करती है, न्यूट्रल होती है वो, इसलिए अल्फा पे पॉजिटिव रिचार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव। ये हम बात करेंगे आगे डिटेल में जाके, इस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा मेन मुद्दा क्या था, मेन टॉपिक क्या था कि नेचुरल रेडिएटिविटी क्या है, इसको समझ लेना था। और इसके अंदर जो कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे तीन तरह के रेस निकलती है। अब उन रेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए, लेकिन याद रखें उनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लेड बॉक्स के अंदर रखेंगे। लेड बॉक्स से रखने से ये होगा कि लेड अपने अंदर रेडिएशंस को इमिट अच्छे से कर लेगा, इमिट अच्छे से कर लेगा और आसपास के सराउंडिंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह हमने रख लिया था इसके ऊपर। लेकिन आमतौर पर क्या रेडिएशंस हमारे डेली लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रेडियोएक्टिव सोर्स से ही मिलती है, या कहीं यूरेनियम पड़ा हुआ हो उसी में ही से रेडिएशन निकलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन और भी सोर्सेस है रेडिएशंस के, और भी सोर्स है। जैसे आपके पास कोई राख है, कोई राख ले लें, कोई साठ ले लें किसी भी चीज की, दीवार में, पत्थरों में, उसके अंदर कोई ना कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद होता है, हमें दिखाई नहीं देता। और उस एनवायरनमेंट में मौजूद किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वजह से, या एटमॉस्फेयर में मौजूद किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वजह से जो रेडिएशंस हमें मिल रही होती है, हमारी जो बॉडी है इसमें हर वक्त रेडिएशंस हमें हिट कर रही होती है। तो वो रेडिएशंस कहाँ से आ रही होती है? वो रेडिएशन एटमॉस्फेयर में मौजूद या एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वजह से जो रेडिएशंस हमें मिलती है, उन्हीं रेडिएशंस को हम क्या नाम देते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। है तो वो भी रेडिएशन, लेकिन उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है। क्योंकि बैकग्राउंड इसलिए कहेंगे वो बिल्कुल दुश्मन सामने बनी है। बैकग्राउंड में रेडिएशन हमारी दुश्मन है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो एक दुश्मन तो वो है बिल्कुल सामने रखा हुआ है, लेकिन ये बैकग्राउंड है, ये छुपा हुआ है इन्वायरमेंट में, कहीं रॉक के अंदर, कहीं चट्टान किसी उस पत्थर के अंदर मौजूद है। तो इन रेडिएशंस की वजह से हमें हार्मफुल है हमारे लिए। तो हम कहेंगे कि ऐसी रेडिएशंस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद किसी भी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वजह से जो रेडिएशंस होती है उसे हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। तो इसको भी जरा हल्का सा डिफाइन कर देते हैं, फिर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि वाकई में ये जो अल्फा डिके, बीटा डिके है, गामा डिके है, ये कैसे कैसे होता है। तो देखिएगा, बैकग्राउंड रेडिएशन ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने इसको रखा। स्टॉप के अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशंस, the radiations in environment due to some radioactive element, ठीक है। the radiations in atmosphere, the radiations are present, the radiations are present in atmosphere
the radiations are present in atmosphere due to some radioactive source, due to some radioactive source, किसी रेडियोएक्टिव सोर्स की वजह से। वो रेडियोएक्टिव सोर्स कहां पे हो सकता है? ड्यू टू सम रेडियोएक्टिव सोर्स इन रॉक्स, और क्या हो सकते हैं? वाटर के अंदर भी हो सकता है वो, एंड सॉइल एक्सेट्रा। तो इनको हम क्या कहते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस कहेंगे। ये हमें मिलती है, हर वक्त हमें मिल रही होती है, हमारी बॉडी इनको टॉलरेट करती है, ठीक है। तो इनको बैकग्राउंड रेडिएशंस, हमारी डेली लाइफ में हमें रेडिएशंस बेसिकली, एक तो बैकग्राउंड रेडिएशन ये किसकी वजह से मिलती है? ये हमारे पास कोई भी रेडियोएक्टिव सोर्स की वजह से, ऐसा सोर्स, ऐसा कोई चीज जिससे रेडिएशन निकल रही हो, यानी कि किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से मिल रही थी, जिसमें पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, इससे मिलती है। और कॉस्मिक रेडिएशन भी होती है, कॉस्मिक, ये भी मिल रही होती है, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लेक्चर का हिस्सा नहीं है। कॉस्मिक रेडिएशन जो हमारे सूरज से या आउटर स्पेस से जो रेडिएशंस आती है, द रेडिएशंस फ्रॉम आउटर स्पेस, जो हमारे पास आउटर स्पेस से रेडिएशन आती है, तो उसे हम कॉस्मिक रेडिएशंस का नाम देते हैं। समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।